हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड फाइनली आप लोगों का जिसका इंतजार था वो क्लास आज आ चुकी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्जाम आपके दिसंबर में है। ऑल ओवर हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है। तो यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट थी कि मैम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेशन लेकर के आओ यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेशन आ चुका है। आज की क्लास में हम आपके यूजीसी नेट के बेस पर यूजीसी नेट हिस्ट्री में जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके से आपको आज की क्लास देखने को मिलने वाली है। बिना वीडियो को स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और भी वीडियोस चैनल पर है तो अपडेट आपको ऑन टाइम मिलते रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूजीसी नेट दिसंबर में जब हमारा एग्जाम हो रहा है और हिस्ट्री में आप सभी की रिक्वायरमेंट थी कि मैम हमने अब अपना कॉन्सेप्ट जो है टॉपिक जो है वो तो सिलेबस तो कवर कर लिया है, अब रिक्वायरमेंट है मॉक टेस्ट की, प्रैक्टिस सेशन की। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है और सबसे ज्यादा जो मैसेजेस आ रहे थे वो इसी के थे। अदरवाइज यहाँ पर पेड क्लासेस भी अवेलेबल है, तो कोई भी जून 2026 के लिए यूजीसी नेट हिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और वो बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है 88819698 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कोर्स की डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि यूजीसी हिस्ट्री सिलेबस में आपका एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न और आपका हिस्टोरियोग्राफी यहाँ सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। अगर आप में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आपको हमारे चैनल पर यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो यूजीसी नेट की सारी A to Z डिटेल में उसमें हर एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें आपको एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसकी कितनी वेटेज है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इवनली आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी अगर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपके प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ से सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। देखो, स्टार्ट करने से पहले अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल रहे, आपको अच्छी लगे, तो बिल्कुल इसको लाइक शेयर करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ताकि आपके सपोर्ट बना रहे और ऐसी और भी वीडियोस ऑन टाइम हमें हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि हमारा ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि देखो हम सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस में हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो एस्पिरेंट जो फंसते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम आती है, वो इसी तरीके से आती है, राइट। पहला क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक्स से, यानी जिसे हम स्टडी ऑफ कॉइन्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ कॉइन जिसमें हम सिक्के जो है, जिसमें हमारे जो कॉइन्स है, ये भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है जिसके थ्रू हम अपने पास्ट के बारे में जान पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, पूछा है आपसे कि न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये कॉइन्स में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन होती है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में, कॉइन्स डिनोमिनेशन के बारे में, मेटल जो यूज किया जाता है वो एक्सप्लेन करते हैं, वुड इंडस्ट्री के बारे में, साथ ही साथ जो उस टाइम पर जो हमारे रूलर थे, जो शासक थे, उनका पोर्ट्रेट, कौन सी बातें सही हैं कौन सी नहीं है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि अब आपको यह एक्सप्लेन करना है। पहले तो आप सबसे पहले एक चीज याद रखना, सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने आना चाहिए। अगर आपने ये इजीली से कर लिया ना तो आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हो। एग्जाम की प्रिपरेशन अगर हम बात करें, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर जैसे हमें पता है ऑप्शन ई करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि रूलर्स के पोर्ट्रेट हमें देखने को मिलते हैं। तो जिस ऑप्शन में ई है वो ठीक है, बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन ए में कोई आपका ई ऑप्शन है ही नहीं, इट मीन्स ये ऑप्शन तो बाहर हुआ। ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शन में देखो इन्होंने ई मेंशन कर रखा है। अब हमें क्या करना है, और अब आप देखो इन्होंने क्या करा है, ई तो कॉमन था, इन तीनों ऑप्शन में ई कॉमन है। अब यहाँ पर आपको ए बी सी और नेक्स्ट में इन्होंने दिया है ए बी डी और उसके बाद दिया है बी सी डी, है ना। अब हमें ये समझना है कि इसमें से ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी। देखो अगर हम बात करें इकोनॉमी, ए की बात देखो
तो डेफिनेटली कॉइन्स में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में भी पता चलता ही चलता है। ठीक है, आज अगर हम इसके बारे में देखते, पढ़ते, जानते हैं और समझते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इसके अंदर क्या होता है, डेफिनेटली पता चलता ही चलता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि पहला ऑप्शन भी हमारा सही है, क्योंकि कॉइन्स में अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इकोनॉमी के बारे में डेफिनेटली पता चलता है, तो ए ऑप्शन भी सही है। अब हमें ये चेकआउट करना है कि अब हमारे ऑप्शन में ए कहाँ है, तो इसमें नहीं है। इट मीन्स आपका ये ऑप्शन भी डिडक्ट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, राइट। सॉरी, ये वाला नहीं, ऑप्शन डी, बी सी डी। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमी यानी ए ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन हमारा बाहर चला जाता है। अब या तो ए बी सी सही है या तो ए बी डी। ए बी तो कॉमन है, तो डेफिनेटली कॉइन डिनोमिनेशन के बारे में भी मिलता ही है। अब बात आती है मेटल इन यूज या वुड इंडस्ट्री। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि यस, अगर हम इसमें देखते हैं कि मेटल का कौन सा यूज हुआ है, क्योंकि गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स है ना, सारे कॉइन्स आपको मिलेंगे। तो यानी वुड इंडस्ट्री तो बिल्कुल देखने में ही एलिमिनेट कर देना चाहिए, तो डी हमारा गलत है। ठीक है, तो इस बेस पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि यहाँ पर आपका वुड इंडस्ट्री के बारे में जो कॉइन्स है वो नहीं बताता है, एक्सप्लेन नहीं करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर यूजीसी नेट के बैच में इनरोलमेंट जिन्होंने करा रखा है, तो ये अगर आप सभी क्लासेस देख रहे हो ऑलरेडी, मैंने उसमें ये सारी चीज़ें आपको करवाई की हैं, तो आप इजीली से इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपको इसमें बताना है किसने नक्शबंदी सिलसिला हमारे भारत में इंट्रोड्यूस किया था। बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन है। तो नक्शबंदी सिलसिला जब हम सूफी सिलसिले के बारे में पढ़ते हैं तब उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखो यहाँ पर जितने भी मेंबर यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर इस बैच को देख रहे हैं, इस क्लास को देख रहे हैं, आपको क्वेश्चंस का आंसर साथ में करते रहना है कमेंट बॉक्स में। लाइव देख रहे हो तो लाइव सेशन में भी करते रहो, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, इसीलिए आपको पार्टिसिपेट बिल्कुल करना चाहिए। आप लोग ये गलती मत करना कि आए क्लास देखकर चले गए, आंसर तो डेफिनेटली पता चल ही जाएगा, लेकिन आपको अपने लिए प्रैक्टिस करना है। आपको अपना ये चेक करना है कि मुझे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, तो मेरे बताने से पहले आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्लास खत्म होने के बाद, आज की क्लास में मैं आपके साथ 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, तो क्लास के एंड होने के बाद आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए। तो नक्शबंदी सिलसिला इन इंडिया, देखो जब कभी भी आप सभी ने सूफी सिलसिला पढ़ा है, राइट। सूफी सिलसिला पढ़ते हैं, टोटल इसमें कितना सिलसिले हमें कवर अप करने होते हैं 4, जिसमें से एक हमारा क्या है, नक्शबंदी सिलसिला। भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया था, ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया है, बिल्कुल सही है। तो इन्होंने यहाँ पर नक्शबंदी सिलसिला इंट्रोड्यूस किया था जब ये हमारे दिल्ली में आए थे। दिल्ली में ये कब आए थे, 16th सेंचुरी के टाइम पर। ठीक है, सिलसिला को यहाँ पर नक्शबंदी सिलसिला इन्होंने बोला कि इसकी शुरुआत किसने करी थी, ये आपको करना है। इसने इंट्रोड्यूस किया, ये आपको इस बात की ध्यान रखना है। और ये क्योंकि हर एक चीज़ हमें जब कभी भी, अगर आप में से कोई चाहता है कि यूट्यूब चैनल पर भक्ति और सूफी मूवमेंट लेकर के आया जाए, इससे रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैक्सिमम कमेंट कर देना, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अग्रहार इज द विलेज गिवन एज अ गिफ्ट टू। ठीक है, आपने ब्रह्मदेया पढ़ा होगा, अग्रहार भी पढ़ा है। तो अग्रहार इज द विलेज है, यहाँ पे ये गिफ्ट दिया जाता है सिर्फ ब्राह्मण्स को, ट्रेडर्स को, फॉरेनर ट्रैवलर्स को, क्राफ्टमैन पर्सन वो आर एक्सीलेंट इन देयर स्किल्स, या फिर आपके बार्बर्स को। ठीक है, आपके पास ये नीचे ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। अग्रहार इज द विलेज गिवन एज अ गिफ्ट टू। देखो 1 by 1 इसको हम समझेंगे। अग्रहार विलेज की अगर हम बात करें,
ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारे लैंड ग्रांट चलते हैं। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि अग्रहार जो हमने पढ़ा, या आपने भी जब इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से पढ़ा या समझा होगा, तो आपने क्या समझा कि अग्रहार एक तरीके का क्या है, अ टाइप ऑफ लैंड ग्रांट। ठीक है, ये आपका एक लैंड ग्रांट होता है, और यहीं पर हमारा विलेज में यानी पीस ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड ग्रांट है जहाँ पे हम एक ज़मीन का टुकड़ा यहाँ पे ग्रांट करते हैं एज अ गिफ्ट, यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पहली चीज़ अगर हम बात करें कि ये आपके ब्राह्मण्स को दिया जाता है, तो बिल्कुल, क्योंकि आपने ब्रह्मदेयार और अग्रहारी टर्म हम उसी में पढ़ते हैं कि ये वैसा लैंड ग्रांट होता है जो हमें ब्राह्मण्स को देते हैं और एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। इट मीन्स इस लैंड ग्रांट पे कोई टैक्सेस नहीं होता। ठीक है, अग्रहार जो ग्रांट है कॉमनली जो है ये आपके ब्राह्मण्स को दिया जाता है। ठीक है, ताकि ये रिलीजियस के पर्पज से उसको सपोर्ट कर सके, रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो होती है, ये चीज़ आप देखोगे। तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि नेक्स्ट ऑप्शन की बात, की ऑप्शन नंबर बी है ट्रेडर्स। लैंड ग्रांट जो है, तो यहाँ ट्रेडर्स को भी, जो यानी व्यापारी होते हैं जो व्यापार करते हैं, उनको भी दिया जाता है। समटाइम्स हमारे जो कुछ ऐसे लैंड ग्रांट होते हैं जो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, है ना, रिलेटेड टू ट्रेड। तो इसीलिए यहाँ पर अग्रहार जो ग्रांट है, स्पेशली जो आपके देखोगे रिलीजियस के साथ साथ ट्रेडिंग पर्पस से भी यहाँ पर लैंड ग्रांट किया जाता है। इसीलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि आपका ऑप्शन नंबर सी फॉरेनर ट्रैवलर की अगर हम बात करते हैं, तो अग्रहार जो ग्रांट है ये आपका फॉरेनर ट्रैवल को नहीं मिलता। यानी जो बाहर से लोग, जो बाहर से विदेशी लोग जो है हमारे भारत में आते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लोगों के लिए बना है, ना कि कोई फॉरेनर ट्रैवलर आया और उसको कोई लैंड ग्रांट किया जाए। तो यहाँ पर उन्हें कोई लैंड ग्रांट नहीं किया जाता, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा डिडक्ट हो जाता है। तो आपके ऑप्शन में जहाँ भी सी मेंशन है वो ऑप्शन हमारा बाहर हो जाता है। ठीक है, तो बस इससे आपको आपका आंसर जो है वो इजीली से मिल जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्राफ्ट पर्सन को भी मिलता है, जिसमें हमारे किंग जो रूलर होते हैं, तो वो हमारे स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन को भी यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पे अग्रहार जो है वो उन्हें भी दिया जाता है। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन में हमारे बाबर्स भी आते हैं, तो उनको भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अग्रहार जो है ये लैंड ग्रांट बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अग्रहार लैंड ग्रांट जो देने का मेन जो पर्पस होता है वो आपका क्या होता है, रिलीजियस मेरिट्स। ठीक है, दूसरा ये लैंड ग्रांट जो देने का जो मेन पर्पस होता है वो होता है लर्निंग के सपोर्ट के लिए, सपोर्ट फॉर लर्निंग, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें सारी नॉलेज भी होनी चाहिए। और ये आपका पेट्रोनेज, तो ये पर्पस है अग्रहार लैंड ग्रांट आखिरकार किया क्यों जाता है या दिया क्यों जाता है। इनके अलावा भी अगर हम बात करें कि अग्रहार के बाहर जैसे कि बहुत सारे, जैसे देवदान, देखो देवदान तो इजी है, तो देवदान जो है ये भी लैंड ग्रांट है। ये जो लैंड ग्रांट किया जाता है ये एज अ गिफ्ट ये टेम्पल्स में दिया जाता है। ठीक है, ये लैंड ग्रांट टेम्पल्स को दिया जाता है फॉर मेंटेनेंस एंड वर्शिप के लिए, देव यानी देवी देवताओं की वर्शिप के लिए। तो इससे आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर जैसे कि आपने पढ़ा है ब्रह्मदेया, तो हमारे एग्जाम में बहुत आता है, स्टेटमेंट वाइज में भी क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये जो ब्रह्मदेया लैंड ग्रांट है ये ब्राह्मण्स को दिया जाता है, राइट। तो ये टैक्स फ्री होते हैं। नेक्स्ट जो आप वो देखते हो, आपका जो टैक्स है लैंड ग्रांट, वो है साल भोग। तो साल भोग यानी इसको आप पाठशाला से याद कर सकते हो। पाठशाला मतलब स्कूल जिसे हम कहते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल के लिए ये साल भोग जो लैंड ग्रांट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा याद रखना है, वेलन वेगई। तो वेलन वेगई भी लैंड ग्रांट है। तो वेलन का मतलब ही पीजेंट होता है, किसान होता है। तो ये जो लैंड है ये किसको दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है, वो इस पर काम करते हैं। ठीक है, और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर मैक्सिमम एस्पिरेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, और देखो बाकी के फोर तो इजी है, नाम में ही काम छिपा है।
लेकिन आपका इसमें ये देखोगे तो ये लैंड ग्रांट जैन इंस्टीट्यूशन को किया जाता है, याद रखना। तो ये 5 टाइप्स ऑफ लैंड ग्रांट होते हैं, ठीक है। देवदान, ब्रह्मदया, शालभोग, वेलन, वेगई और आपका पलिछंदम। तो ये जैन इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है और ये सारे लैंड ग्रांट एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले करते हैं, ठीक है। उस टाइम पर ये दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखना है। मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दिया कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है या पूछा जा सकता है, तो तब आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर इसमें ज़रूर आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, राइट। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने एस्पिरेंट सही देने वाले हैं। आपके क्वेश्चन में है, ऑन्टोलिज्म इज अ स्टाइल ऑफ ओरिएंट एंड द थॉट बेस्ड अपॉन द ऑन्थोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल मेड बिटवीन द। अब इस ये ओपिनियन किसका है, क्योंकि देखो एक आध क्वेश्चन आपको इस तरीके का एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलता है, कोई डाउट नहीं है ना। और अब वही है कि इसमें अगर हमने बहुत डीपली सब कुछ पढ़ा समझा होगा तो हम इस फिर इजीली से क्वेश्चंस कर पाते हैं, है ना। तो देखो पहली चीज़ तो ये चीज़ कि आपको ये ओरिएंटलिज्म है, ये आर और आई है। ओरिएंटलिज्म याद रखना। ओरिएंटलिज्म अगर हम यहाँ देखते हैं, ऑन्थोलॉजिकल ओरिएंटलिज्म एक स्टाइल है ओरिएंट का, ठीक है। और ये इसका जो थॉट जो बेस्ड है ऑन्थोलॉजिकल पर बेस्ड है, ऐसा कहा जा रहा है। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि ये वर्ड ये डिस्कस किसने किया था। तो देखो अगर हम ये डिस्कस की बात करें तो एक बुक लिखी गई थी 1978 में, ठीक है। और उस बुक का नाम ही यही था, ओरिएंटलिज्म। और ओरिएंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको कौन लेकर आया, एडवर्ड, याद रखना है आपको, ठीक है। एडवर्ड सेड लेकर के आए थे इसको। आपके एग्जाम में एडवर्ड सेड ऐसे भी होगा ऑप्शन में, इसको ठीक देख लेना। तो यहाँ इन्होंने बुक लिखी थी इससे रिलेटेड, ओरिएंटलिज्म से प्रभावित होकर 1978 में। तब जाकर इन्होंने ये स्टेटमेंट उसमें दिया था जिसमें ये इम्पोर्टेंस किसको, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। क्या पता ये दोबारा से हमें एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाए, तो हमें, क्योंकि ये आपका हिस्टोरियोग्राफी के सेक्शन से है ना, तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन किसने दी, क्या दी, जो हमारे एग्जाम के बेस पर पता होना चाहिए। एडवर्ड सेड मैंने आपको बताया था, ये आपको 1978 में ओरिएंटलिज्म इन्होंने बुक पब्लिश करी थी, ठीक है, जहाँ पर इन्होंने हमारे कौन से कल्चर को रिप्रेजेंट किया था, कल्चर जो रिप्रेजेंट किया था ईस्ट बाय द वेस्ट, ठीक है। इनके अलावा जो हमें और याद रखना चाहिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बट मैं एक आध और आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी जो हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा या जो अब तक आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका होगा। नेक्स्ट आपको जैसे कि मैक्स मुलर के बारे में याद रखना, ठीक है। मैक्स मुलर जो है ये कौन थे, 19th सेंचुरी की ये बात है। दूसरी चीज ये कौन है, ये जर्मन के हैं, ठीक है। जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट आपको याद रखना है, क्योंकि पता है ये सारी चीज़ें भी याद रखनी होती है कि ये जर्मन के हैं और ये क्या थे, फिजियोलॉजिस्ट है, ये आपको याद रखना है। फिजियोलॉजिस्ट के अलावा ओरिएंटलिस्ट भी है, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखना है। इन्होंने भी ईस्ट के बारे में, जैसे एडवर्ड है, जैसे मैक्स मुलर आपने यहाँ देखा। क्यों ये मैं बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, एग्जाम में क्या पता नेक्स्ट टाइम यहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये क्यों नहीं थे सही, किसके ओपिनियन क्या था। तो मैक्स मुलर जो है इन्होंने भी आपके ही स्टडीड द ईस्ट को पढ़ा था और इन्होंने पूरे सारे कामों को एनालाइज भी करा, पढ़ा भी। और इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी ना, वो क्या दी थी, ओरिएंटलिज्म एज अ डिस्कोर्स ऑफ पावर, ये याद रखना। तो जब ये स्टेटमेंट आए तब आपका राइट आंसर मैक्स मुलर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है आपका, कैट क्यूरिक। कैट क्यूरिक की अगर हम बात करें, इनका कोई वाइड वो नहीं है, इन्होंने सिर्फ
ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉर्मली सिर्फ डेफिनेशन दी थी, कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इनका देखने को नहीं मिलता है। फिर लास्ट अगर हम बात करें आपके 42 ये आ सकता है। तो ये कौन है, पहली चीज़ तो हमें यही याद रखना है, ये हमारे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट है, ठीक है। और ये भी आपके एडवर्ड ये सेड से प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे उनके डेफिनेशन से। तो ये भी आप इसमें याद कर सकते हो। अब मैं थोड़ा बहुत ये मैक्सिमम आप में से ऐसे भी होंगे जिन्हें ये टॉपिक थोड़ा समझ नहीं आया होगा या जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। देखो ओरिएंटलिज्म जो है, इन्होंने जो एडवर्ड सेड ने हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन करी हैं, इनका जो स्टाइल ऑफ थॉट है मेनली ये इसमें वेस्ट और ईस्ट इनमें ना डिफरेंस करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन हमें देखने को मिलता है। तो ये जो टर्म यूज़ हुआ है ना, तो ये टर्म कौन से, जैसे जो ये वेस्ट की बात मैं कर रही हूँ ना, इसमें कौन कौन सी जगह आ जाएगी, आपका मिडल ईस्ट, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, इनकी बात करते हैं, ठीक है। और प्राइमरली यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, इनके बारे में बात करते हैं। ओरिएंट ये, तो ये तो हमारे नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, मिडल एशिया की बात करते हैं। और जो ऑन्थोलॉजिक होते हैं ये सारे के सारे आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इनकी बात करते हैं। तो ये तब जाकर बताते हैं ये इसके बारे में। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, एडवर्ड सेड ने जब यहाँ पर अपनी ये ओरिएंटलिज्म की जो बुक लिखी, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल के टाइम पर आप देखोगे, तब इन्होंने अच्छी खासी पूरे वेस्टर्न का लिटरेचर, पॉलिटिकल राइटिंग, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर बताया, ठीक है। तो ये चीज मतलब ओवरऑल उन्होंने ये भी बताया कि स्टीरियोटाइपिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। कमेंट करके मुझे सभी बताएंगे कि स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है। ये कई बार हम पढ़ते हैं स्टीरियोटाइपिंग में, फिर भी मैं आपको बता दूं, देखो स्टीरियोटाइपिंग वो होता है जहां पर हमारे माइंड में ना फिक्स होता है, लाइक कि अगर ये मेल है तो इसको ये काम करना है, और ये फीमेल है तो ये इसे फीमेल वाले वर्क करना है, फीमेल मेल वाले वर्क नहीं कर सकती और मेल फीमेल वाले वर्क नहीं कर सकते। ये हमारे सोसाइटी का नियम है, ये शुरू से कल्चर चला हुआ आता जा रहा है। तो ये आपने माइंड फिक्स कर लिया, लाइक मेल है तो ये ब्लू कलर ही वियर करेंगे, फीमेल है तो ये पिंक। भाई मेल क्यों पिंक वियर करेंगे, वो तो गर्ल्स का कलर होता है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग हमारे थिंकिंग थॉट होते हैं, ये सब इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 25th एंड 42 अमेंडमेंट इन 1971 एंड 76। तो यहाँ पर आपने, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। अमेंडमेंट्स आपने पढ़ा है, तो अमेंडमेंट की बात करें 25th और जो हमारा 42nd अमेंडमेंट है 1971 का और 1976 का, ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हमें देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप डीपीएसपी के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो 25th में, क्योंकि देखो 25th वाला जो आपका अमेंडमेंट है वो 1971 में है, ये याद रखना। 42 अमेंडमेंट जो है वो 1976 में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 25th जो आपका अमेंडमेंट देखते हो 1971 में, ये आपका इम्प्लीमेंट जब हुआ, कौन से आर्टिकल के थ्रू हुआ, तो आर्टिकल 39B और C, ये याद रखना, जिसमें इक्वल आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज के बारे में बताया जाता है। 42nd ऑफ अमेंडमेंट की बात करें तो 1976 में आया। तो इसमें आपका जितना भी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की जो प्रेसिडेंस है उसको बढ़ाया गया था, एक्सटेंड किया गया था, इसीलिए इसमें आप ये क्वेश्चन देखते हो या फिर आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसीलिए इसका राइट आंसर फंडामेंटल राइट नहीं होगा, ये डीपीएसपी का पार्ट माना जाता है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हम देखते हैं, इसकी प्राइमेसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे आप देखते हो, ठीक है। इस अमेंडमेंट के थ्रू ही आपका सोशलिस्ट ऐड हुआ था,
सेक्युलर ऐड हुआ था हमारे प्रियम्बल्स में। ये तो आपको पता है ना हम ये किसकी बात कर रहे हैं। तो प्रियम्बल्स में ये दोनों वर्ड इसी अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड ऑन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है। और दूसरी चीज, 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो आप जब सभी पढ़ोगे डिटेल में तो इतना आपने देखा होगा, ये बेसिक सी नॉलेज है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है अब बायोग्राफी ऑफ मेजिनी। तो ये बायोग्राफी जो है ये किसके थ्रू लिखी गई है। यहाँ पर देखो मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रखे गए हैं। स्टोरोग्राफी हुए, बुक्स एंड ऑथर हुआ, सोर्सेज हुए, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। और ये बुक लिखी किसके द्वारा गई, पहले तो ये याद रखना। लाला हरदयाल है, मदन लाल है, वी.डी. सावरकर है या रस बिहारी बोस आपको देखने को मिलेंगे। देखो अगर हम बात करें तो ये मेजिनी की जो बायोग्राफी है वी.डी. सावरकर के द्वारा इसको लिखा गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वी.डी. सावरकर के द्वारा ये जो बायोग्राफी है इसको लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अब हमें ये समझना है जैसे कि बाकी के ऑप्शंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे पहले तो इसी को समझो क्योंकि मेजिनी के बारे में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन बन जाए या पूछ लिया जाए तो हम क्या करें, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बताया इनकी जो मेजिनी हिज बायोग्राफी, मेजिनी है इनकी बायोग्राफी, क्या है, मेजिनी नाम है जो ये लिखा गया है। तो ये पब्लिश, ये भी कब पब्लिश हुई है ये भी आपको याद रखना कि एग्जाम में कब कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन आ जाए हमें कोई आइडिया नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा हमें सारी चीज़ें पढ़कर जानी चाहिए। वी.डी. सावरकर का यानी इनका पूरा नाम भी बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन बहुतों को नहीं भी पता होगा, विनायक दामोदर सावरकर, आपको ये याद रखना है। ठीक है। और ये अगर हम बात करें तो इन्होंने मेजिनी को ट्रांसलेट भी किया था। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो मराठी में हमें देखने को मिलती है। मेजिनी जो है बाद में इन्होंने बायोग्राफी खुद से लिखी थी, मेजिनी या माजिनी भी इसको पढ़ा जाता है। और इसको पब्लिश इन्होंने किया था 1907 में। टाइम पीरियड भी याद रखना है, इन फ्यूचर ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी आ सकता है। वी.डी. सावरकर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे माजिनी से प्रभावित थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने इसको लिखा था, इसके बारे में यहाँ पर हमें बताया। तो जो मैंने यहाँ पर इसलिए आपको मेंशन किया है ये आपको साथ में याद रखना है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है और डेफिनेटली हड़प्पन की साइड से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हड़प्पन की साइट किसके थ्रू डिस्कवर किया गया, उसका टाइम पीरियड क्या है और हमें वहाँ पर किस चीज़ का एविडेंस मिलता है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जल्दी से कमेंट करो कि आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो के एंड में डेफिनेटली बताना आप में से कितने एस्पिरेंट्स के कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही हुए। ठीक है, कोई भी डाउट या क्वेरी है कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर बराबर से करते रहो ताकि ऐसी और भी प्रैक्टिस सेशन हमारे चैनल पर आते रहे। देखो वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको साथ में प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। कालीबंगा जो हमारी साइट है ये आर्कियोलॉजिकल इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, ये हमें पता है। तो नो डाउट पहले वाले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो इंडस वैली है। ठीक है, नेक्स्ट है तिरुपति। तो तिरुपति क्या है, ये एक टेम्पल है, तो टेम्पल वाला ऑप्शन ये रहा फर्स्ट में। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अगर ये किसी को समझ नहीं आता तो गुजरात में हमें पता है लोथल, तो गुजरात में हमें देखने को मिलता है। तो लास्ट ऑप्शन हमें यहीं पर इजीली से देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमें देखने को मिलता है। बहुत ईजी सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखा आपने किस तरीके से मैच द फॉलोइंग है डिफरेंट तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ है द कैरेक्टर ऑफ भगवान श्री कृष्ण टीचेस अस अबाउट। यहाँ पर हमें बताना है ये किसके बारे में, यहाँ पर जो के पूरे
हम जो लॉर्ड विष्णु की वर्शिप करते हैं तो उनसे हमने क्या क्या चीज़ सीखते हैं, किसके बारे में, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में है। जल्दी से, थोड़ा टाइम आप ले सकते हो, टाइम मैं आपको 5 सेकंड का दे देती हूँ। तब तक मैं यहाँ क्वेश्चन को रीड आउट कर रही हूँ, तब तक आपको क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे करना है। बाकी तो मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोग इजिली से इसको बता भी पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम आपकी बात करें कि लॉर्ड कृष्ण की बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें हम लॉर्ड कृष्ण की जो कैरेक्टर की लाइफ में यानी क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो लॉर्ड कृष्ण के बारे में आपको पता है कि इनके बहुत सारे स्कल्पचर्स आप देखोगे, महाभारत, भगवत गीता, इस सब में हम इनकी टीचिंग्स देखते हैं, है ना। पहला आता है आपका विश्व, तो ये बिल्कुल पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। तो ये आपका कह सकते हो हमारे भगवत गीता में आप देखोगे कि कृष्ण जो गॉड है उनके पूरा जो विश्व रूप में ये इसको मेंशन किया, क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्म में हम देखते हैं पूरा अर्जुन और विष्णु जी की यानी कृष्ण की पूरे सारी चीजें हमें उसमें देखने को मिलती है। दूसरा है प्लेस ऑफ एवरीवन इन वन लाइफ, इसमें भी कृष्ण के लाइफ में मेंशन है, उनके पूरे रिलेशनशिप, उनके सन, ब्रदर, फ्रेंड, गाइड, किंग, हर एक चीज इसमें मेंशन देखने को आपको मिलता है। ट्रू फ्रेंडशिप, बिल्कुल, तो ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में भी आप कृष्ण और सुदामा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं, तो बिल्कुल श्री कृष्ण से हम ये चीज भी सीखते हैं, है ना। और बैलेंसिंग ऑफ इमोशन की बात करें तो यस, ये भी एक थीम माना जाता है कि भगवत गीता में भी सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने इमोशन पर कंट्रोल करें, उसको बैलेंस करें, किसके थ्रू, जैसे लाइक हमारी जो डिज़ायर होती है, हमारा जो अटैचमेंट होता है, हमारा फियर यानी डर होता है, एंगर होता है, इन सभी के सारी चीज़ें भगवत गीता में हमें सिखाई जाती है, हम सीखते समझते हैं। और ऑब्वियस है ये मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है हर एक के साथ होती ही होती है, तो ये अगर चीज़ सीखनी है, करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ABCD ऑप्शन करेक्ट है, और ये सिर्फ 4 ही ऑप्शन है तो ऑब्वियस है कि ये करेक्ट होगा। ई हमारा गलत है, टेरिबोलस करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इसके बारे में, इस करेक्टर के बारे में कोई इसमें मेंशन नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बैलेंसिंग के बारे में सिखाया जाता है, ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में सिखाया जाता है, प्लेस ऑफ एवरीवन, इसका मतलब देखो ये मैक्सिमम शायद लोगों को, मतलब आप समझ रहे हो, इंसान एक ही होता है, यही फादर बनते हैं, यही सन बनेगा, यही फ्रेंड भी बनेगा, है ना, तो यही टीचर्स भी होगा, तो एक ही इंसान होता है, लेकिन हर कोई इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही आपने देखा, यही श्री कृष्ण जी के भगवत गीता में टीचिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आपको बताना है सौंदरलखंड जो नंद हमारी जो ये काव्य है, ये जो बुक है, ये किसके थ्रू लिखी गई है। ये तो चलो इजी है क्योंकि ऑलरेडी कई बार ये हमारे एग्जाम में आ चुका है और डेफिनेटली आपने इसको पढ़ा भी होगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, और हमारे प्लेलिस्ट में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न की प्लेलिस्ट चैनल से देख लो, बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर कराए, एग्जाम के बेस पर आपके काम आएगा। इस बुक की बात करें तो ये भी आपका एक संस्कृत की पोयम है, पहले तो ये याद रखना। दूसरे, इसको लिखा किसने था, इसको लिखा गया था आपके बुद्धिस्ट के पोएट ने, वो कौन थे, अश्वघोष। जिसमें कौन, अब कोई बुक लिखी गई है तो डेफिनेटली उसमें स्टोरी भी बताई होगी, तो इसमें इन्होंने स्टोरी बताई थी, स्टोरी ऑफ नंद के बारे में, जो कि गौतम बुद्ध के हाफ ब्रदर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, अश्वघोष इंडियन पोएट है, बुद्धिस्ट फिलोसोफर है, ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं। कालिदास से पहले की अगर ग्रेटेस्ट पोएट जो माने जाते हैं ना, वो अश्वघोष माने जाते हैं, जिन्होंने नंद की स्टोरी, पूरी पोयम इस डिटेल में यहाँ पर मेंशन करा है। उनकी जो वाइफ थी सुंदरी, उनके साथ जो लव था, उसका सारा जर्नी इन्होंने इसमें मेंशन किया है, जो आपको अपने एग्जाम के बेस पर याद रखना है। ठीक है, सौंदर नंदम महाकाव्यम इस बुक का नाम है, तो याद रखना। चलिए आगे बढ़े, क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि संस्कृत एपिक पोएट है ना, यहाँ से एग्जाम में इतना जो एग्जाम के लिए जो आपको याद रखना है, ये भी याद रखना जो मैंने आपको एक लाइन बताई कि ये भी आपके इंडिया के
ग्रेटेस्ट पोएट है प्रायर टू कालिदास, मतलब कालिदास से पहले अगर कोई फेमस या इम्पोर्टेंट पोएट माना जाता है वो अश्वघोष है। एग्जाम में आ जाता है ग्रेटेस्ट इंडियन पोएट अश्वघोष माने जाते हैं, तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। अब बढ़ेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि द टेस्ट दैट पोर्ट्रेट वुमेन एज मदर एज सी वॉज, मदर एज सी इज एंड द मदर एज सी विल बी। तो ये जो टेस्ट है, ये जो ग्रंथ की जो लाइन है, ये किसने लिखी थी? आनंद मठ ने, या फिर इसमें कंपैरिजन दिख रहा है मैन और वुमेन के बीच में, मनुस्मृति या आपके अर्थशास्त्र? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना। तो देख रहे हो आप, इस तरीके का क्वेश्चन में यूजीसी नेट में हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें तो ये डैश आपको आनंद मठ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम बात करें ये जो हमारा मदरलैंड का जो ये कॉन्सेप्ट है, आनंद मठ के थ्रू दिया है। मदर एज सी वॉश है ना, ये जो वर्ड लाइन आप देख रहे हो, इसमें अगर हम देखें तो ये आपके ग्लोरियस पास्ट की बात कर रहे हैं। क्या है? ग्लोरियस पास्ट। मदर एज सी इज, तो ये आपका जो अभी की बात हो रहा है, ये मेन फोकस प्रेजेंट पे बात कर रहे हैं। एंड मदर सी विल बी, तो ऑब्वियस है यहाँ पर हम आपके फ्यूचर ग्लोरियस इंडिपेंडेंस की बात हम इस पे देखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नॉवल है आपके आनंद मठ में हमें ये देखने को मिलता है, जिन्होंने वंदे मातरम भी आपका लिखा है, ऑलरेडी आपको ये पता है, इसीलिए हम इसमें ये चीज़ें देखते हैं। बाकी के ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है उस पर भी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड वेन, ये जो बुक है ये जर्नली एक आपका टॉपिक, एक बुक हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमारा ये एक तो ओवरऑल, ये पहली बात तो ये कोई टाइटल नहीं है, ठीक है। मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति आपको एक लीगल टेस्ट, आपको पता है किसका? धर्मशास्त्र। तो ये तो बेसिक सी बात थी, तो ये तो आप में से कोई भी इसको करेक्ट करता नहीं। तो ओवरऑल इसमें आपके हिंदू लॉ के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। हिंदू के क्या जैसे भी लॉ है, सोशल्स नॉर्म्स हैं, ड्यूटीज़ है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है। इवनली वुमेन की पोजीशन, ड्यूटीज़ क्या है, वो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र हमें पता है कौटिल्य के थ्रू इसको लिखा गया, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। और इसमें हमें मौर्यन डायनेस्टी की इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में मेंशन किया गया, ना कि ये स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें कोई यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आनंद मठ आपका लिखा गया, ये नॉवल जो आपकी लिखी गई है, तो ये याद रखना, ये क्योंकि वैसे तो बेसिक सी चीज़ें इतना तो सब स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लेकिन आपने अपने एग्जाम का लेवल देख लिया है कि हम बेसिक चीज़ तो पढ़ के जाते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा है, लेकिन इसमें मदरलैंड हमारा यानी जो भारत है, भारत माता जिसे मेंशन करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जिन्होंने इसीलिए वंदे मातरम यहाँ पर दिया है। तो इस तरीके से भी हम इजीली इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, मनुस्मृति मैंने आपको बताया, तो इसमें धर्म से रिलेटेड बात की गई है, उसमें तो वुमेन से रिलेटेड बात था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लॉ के बारे में बात हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, इकोनॉमी कैसी थी, ये सब मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात हुई। दैट्स वाइज क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सोगारो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में किन किन चीज़ों के बारे में मेंशन है, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो सोगारो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अबाउट, तो देखो पहली बात हमें ये समझना है, सोगारो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है ये एंशियंट इंडियन इंस्क्रिप्शन है, हमारे प्राचीन भारत के समय का अभिलेख आपको मिलेगा। और ये कॉपर प्लेट जो है आपके सोगारो जो जगह है, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, और ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपको मिलेगा, राइट। और इस इंस्क्रिप्शन में ये सबसे अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है, जो कि आपकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई है? प्राकृत लैंग्वेज में। ये बेसिक सी नॉलेज भी हमें पता होना चाहिए, बाकी की आगे चीज़ बढ़ेंगे उससे पहले।
तो यहाँ पर इस इंस्क्रिप्शन का मेन अगर इम्पोर्टेंस देखें तो आप इसमें देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेंशन किया गया है, फेमाइन आया था इस टाइम पर, वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हुई हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मथुरा, जानू, मनस्वी जंक्शन और स्टोर हाउस ऑफ फूड ग्रेन्स, ये सारे पॉइंट्स सही हैं एक्सेप्ट कॉपरहुड, ये इसके बारे में हमें इसमें एविडेंस नहीं मिलता। ठीक है, कॉपरहुड मतलब कॉपर ओड के बारे में टिपिकली जहाँ पर आपके पूरे कॉपल्स का जो आर्टिफैक्ट का कलेक्शन हमें देखने को मिलता है, और तो ये उस टाइम की इसमें बात की जा रही, तो इसका रिकॉर्ड हमें इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में नहीं मिलता, हमें सिर्फ मथुरा के से रिलेटेड, चाणू के रिलेटेड और आपके इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पता चलता है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है आपको मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसका जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताया, ये भी याद रखना एग्ज़ाम में, यहाँ से भी ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, आप में से लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व भी किया होगा। और अगर आप चाहते हो कि हमारे चैनल पे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, लेकर के आया जाए, तो कमेंट ज़रूर करना, यूजीसी नेट से रिलेटेड पीवाईक्यूज भी डेफिनेटली लेकर आया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेन स्टोरेज, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, इवनली एडमिनिस्ट्रेशन भी जो हमें याद रखना है। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन हमने बहुत पढ़े, जो कि पिलर रॉक इंस्क्रिप्शन मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर नहीं देखा है तो अशोक के मेजर और माइनर सारे रॉक एडिक्ट्स और पिलर इंस्क्रिप्शन मैंने करा रखा है, जाकर चेकआउट कर लो। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी, जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। क्लास थोड़ी लेंथी हो रही, तो आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सेशन को। तो चैनल पर बने रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और आउट ऑफ 11 आपके कितने स्कोर आपने किया कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करूंगी आज की क्लास आपको हेल्पफुल रही होगी। और कोई भी पेड बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है, यूजीसी नेट की क्लास की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो व्हाट्सएप नंबर है 8882196980 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बाकी की डिटेल ले सकते हैं। यूजीसी नेट के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें यूजीसी नेट हिस्ट्री से रिलेटेड सारे फैक्ट्स वहाँ पे शेयर किया जाता है, वो ग्रुप आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। कोई भी डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। आज की क्लास को यही एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।